बलिया से खबर है, जहां यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निजी स्कूलों को स्कूल फीस बढ़ाने संबंधी दिए गए सरकार की छूट और अन्य मामलों पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आद्य शंकर यादव ने पत्रकार विजय मदेशिया के साथ विस्तार से चर्चा की। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आद्य शंकर यादव ने डिप्टी सीएम द्वारा एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर सपा पर तंज कसने पर नाराजगी जताई है। आद्य शंकर यादव ने कहा कि हर राजनेता को कुछ अतीत भी याद रखना चाहिए। 2016 में अखिलेश सरकार के दौरान एमएलसी चुनाव में भी भाजपा जीरो पर थी। इससे किसी पार्टी के समाप्त होने और जनप्रिय होने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष नेता के रूप में अखिलेश यादव जी यूपी सदन में मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं और भाजपा के हर गलत कार्यों पर उन्हें आईना दिखाते रहेंगे। ऐसी तमाम बातें कही हमारे विशेष संवाददाता विजय मदेशिया से बातचीत के दौरान सीधे सुनते हैं। देखें, अभी तो मैं सरकार की किसी कारगुजारी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार तो भी नए जुमा 8 दिन बने हुई और हमारे जैसे लोग तो ये मानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को कम से कम 6 महीने का वक्त देना चाहिए और हम चाहते हैं कि इनको 6 महीने तक देखा जाए। लेकिन जो शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है और हम सोशलिस्ट लोग बराबर इस बात का नारा देते रहे हैं कि दवा पढ़ाई मुफ्त सस्ती होगी, वो क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा सस्ती होगा और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगा। हम लोग तो इसको मुफ्त के रूप में, जिस तरह से सूरज आपको रोशनी देता है और पवन आपको हवा देते हैं, उसका पैसा नहीं लगता। ये प्राकृतिक विरासत में हमको मिला हुआ है। हम भी ये मानते हैं कि हमारे संविधान में हमें मुक्त शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और वो मिलना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों कर मुक्त हो, टैक्स मुक्त हो, महंगाई मुक्त हो और इसको आम जन के लिए सुलभ हो, ये हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद सर। ये भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता का परिणाम है। कहीं ना आजम साहब नाराज हैं, न अखिलेश जी नाराज हैं। आजम खान जी के तो पीए ने कहा, ये क्या कहते हैं, हम उनका कोई संज्ञान नहीं लेते। हम तो संज्ञान आजम साहब का लेते। हमारे आजम खान साहब से, अब्दुल्ला साहब से और उनके नेताजी के पारिवारिक रिश्ते हैं। जिस आजम खान को जेल के सलाखों में कैद किया गया, जिस आजम खान पर बकरी चोरी का आरोप लगाया गया, जिस आजम खान पर जमीन चोरी कब्जा का आरोप लगाया गया, जिस आजम खान पर क्या क्या पता नहीं क्या क्या आरोप लगाया गया, उनके जेल के सलाखों में बंद किया गया। और माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव ने डॉक्टरों की विशेष टीम गठित कराकर और उनकी जीवन बचाने का काम किया है। अभी आप पिछला चुनाव देख लीजिए। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि सपा ही नहीं चाहती है कि आजम खान जी बाहर आए, तो छोड़ देते। योगी जी की बड़ी कृपा होती, जेल से रिहा कर देते। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में गाड़ी चलाकर हत्या करने वाले व्यक्ति को, मंत्री के बेटे को आपने छुड़वा दिया, आजम साहब का तो बड़ा कम अपराध है, छोड़ देते। आप ही छोड़ देते, बड़ी कृपा हो जाती। हम लोग तो बार बार आरजू कर रहे हैं। हमारे और आजम साहब के केवल राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, हमारे वैचारिक रिश्ते हैं, घरेलू रिश्ते हैं, एक दूसरे के व्यक्तिगत रिश्ते हैं और वो काफ़ी लंबे अरसे से हैं। वो टूटने वाले नहीं हैं। बीजेपी को केवल खुश होने के, उस बयान पर खुश होने के लिए अलावा बाकी कुछ नहीं होगा। और अभी चुनाव जो हुआ है, आजम साहब शरीक और उस जमात के लोगों ने जिस उत्साह के साथ सपा को वोट दिया है, शायद उससे दुखी होकर ये भाजपा की एक दूसरी और नई चुनाव केवल पहली बार नहीं हुआ है। 2016 में भी एमएलसी का चुनाव हुआ था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। और तब हमने संपूर्ण सीटें, करीब 32 सीट प्रदेश में हमने जीत लिया था और भारतीय जनता पार्टी जीरो पर खड़ी हो गई थी। डिप्टी सीएम को अतीत को भी याद करना चाहिए और तब जाकर के कोई बयान देना चाहिए। ये सरकारी पार्टी का चुनाव है और 2010 से लेकर के 10 में आप देखे होंगे बीएसपी सरकार में थी, तब भी रिजल्ट सरकार के पक्ष में गया। 2012 में अखिलेश यादव जी जब सीएम हुए तो 16 का रिजल्ट भी आया और बीजेपी बिल्कुल जीरो पर थी। और इस बार चुनाव हुआ है तो उसका उनको लाभ मिला है।
असल पैमाना तो तय होगा जनता के बीच में, जो पिछले अभी तय हुआ है आम जनता के बीच हम गए थे, और जिसमें हमने 125 हमें जनादेश मिला। हम विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आए हैं और मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। उनका कहना है कि लोकसभा का ये एक तरह से ट्रेलर ही था। क्या उसे नहीं, लोकसभा से MLC जोड़ना उचित है? MLC के चुनाव से लोकसभा को जोड़ना बिल्कुल गलत है। वो उनको प्रसन्न होना चाहिए, वो प्रसन्न हो लें, लेकिन इसका कहीं दूर दूर तक उससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। MLC के चुनाव दूसरे हैं। ये जनप्रतिनिधियों द्वारा ही जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है और ये बिल्कुल सत्ता जिसकी होती है, सत्ता, अधिकारी, अफसर, लोभ, लालच, भय और दूसरे तीसरे हथकंडे अपना कर ये चुनाव हुए हैं। इस चुनाव से लोकसभा को देखना बिल्कुल गलत है। दूर दूर तक कहीं सच्चाई नहीं है। लोकसभा के चुनाव जनता के बीच होंगे। 2024 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अभी तो भावसला है। माननीय अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल के रूप में चुने गए हैं और इस बार की विधानसभा हंगामापूर्ण होगी। हर जरूरी मुद्दों पर, जनता के सवालों पर हम विधानसभा में सवालों को उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे, उनको आईना दिखाएंगे और विकास की गति को तेज कराने का हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, न बेरोजगार को रोजगार देने का इनके पास कोई विजन नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है, इसको कम करने का कोई विजन नहीं। रोजगार दे नहीं सकते। लगातार प्रदेश में और देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कानून व्यवस्था बद से बदतर होते जा रहे हैं। इससे जनता का दिमाग, जनता को भटकाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जेलों में कौन क्या खाएगा, ये क्या विषय है? आपके देश में बहुभाषी लोग हैं, बहुभेषी लोग हैं और बहुत कई तरह के लोग भोजन करते हैं, कई धर्मों के लोग हैं, कई विचारधाराओं के लोग हैं। इसी देश में कौन क्या खाएगा और कौन क्या खाता है, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। ये उनका अपना मामला है और अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी है और अपने हिसाब से वो खाएंगे, पहनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। उस पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और इनसे देश के लोगों को उम्मीद है ये रोजगार पर बात करें, कानून व्यवस्था पर बात करें, विकास पर बात करें, व्यापार पर बात करें, ये देश की सीमाओं पर बात करें, रक्षा पर बात करें, सुरक्षा पर बात करें, महिला उत्पीड़न पर बात करें। इनको इस पर बात करना चाहिए, कुपोषण पर बात करना चाहिए, इनको इस पर बात करना चाहिए। और इधर उधर की बातों से देश का न विकास होगा और न देश का भविष्य ठीक होगा। देश को रसातल में ले जाने की पूरी इनकी तैयारी है। इसलिए ये ओछी बातें एक मामला है। और राहुल गांधी जी राजनीति में रहेंगे, सोनिया जी रहेंगी, प्रियंका जी रहेंगी या वाड्रा साहब को लाएंगे, ये उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस कांग्रेस को अब राहुल और प्रियंका नहीं उबार पा रहे हैं और उनको उधार नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कुछ वाड्रा में हमें नहीं दिखाई देता जिससे कांग्रेस को कोई लाभ हो जाए। जो सवार होगा वो डूबेगा। कांग्रेस इधर उत्तर प्रदेश के अंदर तो उसका कोई भविष्य नहीं। दक्षिण के इलाके में, दक्षिण प्रदेशों में वो चाहे जो कर ले, और प्रदेशों में हो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में तो केवल अब दो दल रह गए हैं। एक समाजवादी पार्टी है और एक सत्ताधारी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बाकी कोई दल तो है नहीं। बहन जी ने अपना दल तो खत्म कर दिया। वो तो आरएसएस के गोद में ले जा करके इसको जो मिशन था मानसी काशीराम साहब का, उसको समाप्त कर दिया उन्होंने। तो अब केवल अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं और इनसे ही उम्मीद है। और जितने सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जितने न्याय पसंद लोग हैं, जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जो लोग संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो सब अखिलेश यादव के साथ हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं, वो तो कभी काशी, मथुरा और अयोध्या की बात करते थे। हिंदू विश्व परिषद की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब एक चट्टे बट्टे के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, सब उन्हीं के अनुसांगिक अंग हैं। ये अलग अलग अपनी पहचान बनाए हुए, गवर्नमेंट तो एक ही जैसे होते हैं, और इनके एजेंडे कभी भी विश्व हिंदू परिषद में तय होते हैं, कभी आरएसएस में तय होते हैं, कभी बजरंग दल तय करता है। इस बयान को किस रूप में ले रहे हैं आप? ये बिल्कुल राजनीतिक है और देश में क्या कहते हैं, ये देश में दंगा कराने की है और हमारी जो धरोहरें हैं उसको समाप्त करने की है। आप भगवान विष्णु का मंदिर बना दीजिए, कौन रोकता है? बढ़िया बनाइए। अयोध्या में मंदिर बना, न्यायालय के आदेश पर बना, न्यायालय ने कहा, सारे दल के लोगों ने स्वागत किया, जो विपक्ष के पक्षकार थे उसने भी स्वागत किया। आप भगवान विष्णु का मंदिर बना दीजिए, भगवान राम का मंदिर बनवा दीजिए, हनुमान जी का मंदिर बना लीजिए, काली माँ का मंदिर बना दीजिए, दुर्गा जी का मंदिर कौन रोकता है? किसी ने किसी को नहीं रोका है। लेकिन किसी की इमारत को, किसी की धरोहर को आप तोड़ करके उस पर आप बयानबाजी करेंगे, ये अच्छा नहीं है। ये देश सबका है, इसमें अमीर का है, गरीब का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, कमजोर का है, अमीर का है, मजबूत का, सबका देश है। और इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और समान रूप से सभी धर्मों का आदर किया गया है। इस तरह के बयान से क्या किसी की धार्मिक ठेस पहुंचेगी भावनाओं को? ऐसा अच्छा, अगर हमारी धरोहर को बर्बाद किया जाएगा और हमारी जो पहचान है, हमारी जो धरोहर है, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को इस पर ठेस तो लगेगा ही। हिंदू भावनाओं को भी ठेस लगेगा और जिनके बारे में ये चाहते हैं उनको भी ठेस लगेगा। ऐसा नहीं है। हमने तो देखा है अयोध्या वाले मामले में जितनी उदारता दूसरा पक्षकार जो बाबरी मस्जिद का पक्षकार था, उसने जब फैसला आया तो 2 कदम आगे बढ़ कर के कहा कि हम मंदिर के पक्ष में लिए गए फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसा भी ये इस तरह की उदारता दिखानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को रोजगार पर, महंगाई पर, कानून व्यवस्था पर, शिक्षा पर, कुपोषण पर, इस पर बात करनी चाहिए। पानी पीने के पानी पर, भूखमरी पर, इस पर बात करनी चाहिए। ये उल जलूल की बातों को करके देश को बर्बाद करने का काम बंद करें। जनता बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी आप श्रीलंका में